31 दिसंबर 2024, साल का आज आखिरी दिन क्या हम यूँ कहें चंद लम्हात ही बचे हैं। आगे देखने से कबल हम एक नज़र पीछे की ओर ज़रूर देखेंगे और ये ज़रूर देखेंगे कि ऐसी कौन सी खबरें थी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से जो आई और जिन्होंने मकामी अखबारात में पहले सफ़े पे जगह पाई। इस साल मुझे ज़्यादा स्टोरीज़ कवर करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मुमकिन है आपने शायद सिल्क रूट देखा होगा, कश्मीर द सिल्क रूट टेल्स, तो उसी के साथ हम मसरूफ़ थे। लेकिन हमारे काबिल सहाफ़ी सैयद शादाब गिलानी ने बड़ी खबरें, छोटी खबरें इस बार कवर की, इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। ऐसे में हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पहली बार इंतखाबात हुए, करीब 10 सालों के बाद बड़ी हैपनिंग हो और वो कोई छोटी खबर हो, तो वो सारी खबरें इन्होंने इस बार कवर की। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, एक नज़र ज़रूर दौड़ाएंगे हमारे यहाँ इस बार जम्मू कश्मीर में इस साल कौन सी ऐसी खबरें थी जिन्होंने पहले सफ़े पर अपना मकाम पाया। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि कई सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये था कि इस बार जो है इलेक्शंस एक जो बड़ी हैपनिंग उसको देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोकसभा इलेक्शन से शुरू करते हैं। लोकसभा तो अपने वक्त पे हुआ क्योंकि वो मुल्क भर में एक साथ इलेक्शंस होते हैं और यहाँ भी वैसे ही हुए, लेकिन इस बार इससे पहले एक नोशन रहता था कश्मीर में ख़ास तौर पे लोकसभा को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जब तक ऐसा समझा जाता था कि हमारे सिर्फ 3 नुमाइंदे हैं कश्मीर से, वो क्या ही वहाँ ख़ास कर लेंगे, और लोग भी जो हैं बड़ी तादाद में निकल के वोट नहीं देते थे। लेकिन इस बार तकरीबन 60% के आसपास जो है वोट टर्नआउट रहा लोकसभा इलेक्शन में भी, और एक इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक सिचुएशन देखने को मिली। 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं 2 अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे और दोनों जगह हार गए। महबूबा मुफ्ती जो हैं वो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए और उमर अब्दुल्ला जो है वो बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से हार गए। तो जो ये एक नोशन था कि लोग नहीं निकलते हैं ख़ास तौर पे लोकसभा इलेक्शंस के हवाले से, इससे पहले एक ट्रेंड था कि लोग काफ़ी कम तादाद में इसमें देखते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी वेव थी जिसमें ये कहीं ना कहीं क्रिएट किया गया कि पार्लियामेंट ने जो है पार्लियामेंट से ही एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुई है और पार्लियामेंट से ही जो है इसे वापस भी लाया जा सकता है, इसलिए हमारी रिप्रेजेंटेशन होना वहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमने देखा लोगों ने इस बार बजट के हिस्सा लिया, कहीं ना कहीं वो आपके जहन पे जो है असर करती है ये सारी चीज़ें, लोग जो हैं इस इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंजीनियर रशीद जो जेल में बंद थे काफ़ी लंबे वक्त से, 2019 से वो बंद थे, उनका फॉर्म जो है वो सबमिट किया गया, वो नॉमिनेशन उन्होंने फ़ाइल की और वो उमर अब्दुल्ला जैसे बड़े लीडर को हराते हैं और साथ ही साथ सजाद लोन जो कि वहाँ के नेटिव हैं हंदवारा के, उनको हराते हैं और जो है वो वहाँ से MP बन के आते हैं। तो ये किसी ने शायद सोचा नहीं था इससे पहले कि जो है इंजीनियर रशीद जेल से फॉर्म भरेंगे और फिर वो जीत जाएंगे। तो वो इमोशनल कनेक्ट कहें या जो भी चीज़ कहें, एक बड़ा लीडर बन गया उसके बाद, और इंजीनियर रशीद जो है उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया, तो वो एक सेटबैक था। उमर अब्दुल्ला ने खुद कई दफ़ा ऐसे कहा है कि उस तमाचे की गूंज अभी भी मुझे सुनाई देती है। तो ये कुछ इवेंट्स जो है लोकसभा के हवाले से हुए। उसके बाद हमने देखा कि करीब 10 सालों के बाद हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात भी देखने को मिले, हालांकि तब जब जम्मू कश्मीर SUT था, पहले ये समझा जाता था कि गालिबन पहले इसको स्टेट बनाया जाएगा, स्टेट वापस दी जाएगी, उसके बाद इलेक्शंस होंगे, लेकिन उससे पहले ही इलेक्शन बिल्कुल सही। इसके बारे में बताइएगा मुख्तसरन। जैसे आपने कहा कि 10 साल के बाद हुए, तो खुद में ही हिस्टोरिक इलेक्शन थे। इससे पहले 1996 का जो इलेक्शन हुआ था वो 9 साल के वक्फे के बाद हुआ था। तो 2024 के इलेक्शन जो है 10 साल के वक्फे के बाद हुए। इससे पहले इतना बड़ा गैप जो है जम्मू कश्मीर ने कभी नहीं देखा है। और ये इलेक्शन भी डिफरेंट थे क्योंकि पहली बार हम यूनियन टेरिटरी में जो है इलेक्शन देखने को मिल रहे थे हमें, और इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे वो उस जम्मू कश्मीर में हुए थे जिसकी असेंबली हिंदुस्तान में सबसे पावरफुल असेंबली मानी जाती है, और इस बार वन ऑफ द वीकेस्ट असेंबली ये होगी। और साथ ही साथ इसमें भी वोटर टर्नआउट जो है काफ़ी बेहतर देखने को मिला, तकरीबन 63-64% के आसपास जो है वोटर टर्नआउट देखने को मिला। और ये 96 के बाद एक और ऐसा इलेक्शन था जब किसी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला। इससे पहले 57 सीट्स के आसपास 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले थे, और इस बार 42 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली। तो वो इतनी डिपेंडेंट नहीं थी किसी पे सरकार बनाने के लिए। हाँ, कुछ इंडिपेंडेंस ने उन्हें सपोर्ट किया, कांग्रेस के साथ वो एक प्री पोल अलायंस में थे, तो वो सरकार बना पाए, लेकिन आसानी से सरकार बना पाए। इससे पहले एक नोशन था, जैसे हम लोगों ने भी कई बार डिस्कस किया था, कि शायद ये असेंबली जो है हंग असेंबली रहेगी, जो है कि इनको एक दूसरे का सपोर्ट लेना पड़ेगा, जैसा अक्सर हुआ। इससे पहले PDP BJP की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस
नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उससे पहले पीडीपी कांग्रेस की सरकार थी। तो एक ट्रेंड चलता आ रहा था 2002, 2008, 2014 में। लेकिन इस बार जो है वो ट्रेंड टूट गया, कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है मेजॉरिटी मिली। फिर हमने बड़ी स्मूथ ही देखा किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी हुई। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो नज़रें थी वो यहाँ की असेंबली पर हुई थी, उसमें लेकिन बड़ा ही हंगामा हुआ। बिल्कुल सही। सबको मालूम है, उसके बिल्कुल बड़े सही। मीम्स बनने लगे बिल्कुल सोशल सही। मीडिया पर। तो इसके बारे में बताइए, चूँकि आप असेंबली लगातार कवर कर जी। रहे थे, कोई ऐसा लोग कह रहे थे कि कोई बात किसी बात की तर्जुमानी नहीं हो पा रही है, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये यूनियन टेरिटरी का पहला इलेक्शन था, तो पहला असेंबली सेशन था। पहले असेंबली सेशन में कई सारे ऐसी चीज़ें लोगों के जहन में इसलिए थी क्योंकि उससे पहले मैनिफेस्टोज़ जारी किए गए थे और मैनिफेस्टोज़ में कई सारे वादे किए गए थे। मैनिफेस्टोज़ में 370 का जिक्र था, मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बात हुई थी। तो वो लोग चाहते थे कि वो बात जो है असेंबली में की जाए। एक तरफ आपके अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी थी जो जम्मू से मेजॉरिटी में आई थी, जम्मू प्रोविंस से उन्हें तकरीबन 29 सीटें मिली थी। और कश्मीर से अगर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी सीट्स मिली थी, उसमें पीर पंचाल और चिनाब का हिस्सा भी है, लेकिन मेजॉरिटी जो है कश्मीर से आए थे। तो कश्मीर वर्सेस जम्मू या दो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का बैटल वहाँ देखने को मिला। तो पहले दिन जो असेंबली का था वहाँ उसी दिन जो है हंगामा शुरू हो गया। एक लॉ मेकर जो है अपोजिशन के, उन्होंने रेजोल्यूशन ले आए 370 पे। उसके बाद वही हंगामा कंटिन्यूस हुआ उस पर। बीजेपी क्योंकि शुरू से ही अपोज करती है, जैसा उनके मैनिफेस्टो में 370 को एब्रोगेट करना था, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में 370 या स्पेशल स्टेटस की बहाली की बात की थी। तो वो हंगामा कंटिन्यूसली चलता रहा। मार्शल्स के ज़रिए, जो हमने भी कई सारे वीडियोज़ देखे कि मार्शल्स के ज़रिए जो है मेंबर्स को, जो एमएलएज़ हैं, उनको बाहर निकाला गया और वो हंगामा पहले दिन से हुआ। उसके बाद तीसरे चौथे दिन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक रेजोल्यूशन लाया गया, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने रेजोल्यूशन लाया। उसके बाद एक और हंगामा जो है वहाँ देखने को मिला, क्योंकि उस टाइम पे जो अपोजिशन है कश्मीर की तरफ से, उन्होंने उसे सपोर्ट किया, लेकिन बीजेपी ने उसे अपोज किया। फिर से वही मार्शल्स का सिलसिला, मारदार का सिलसिला जो है वो चलता रहा। अब जो नजरें हैं वो आने वाले असेंबली जम्मू में बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पर नजरें टिकी हुई है। इससे कबल इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। हमने देखा सितंबर के महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ आए कश्मीर, और ऐसे पहले वाहिद प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के जो 42 सालों के बाद चुनाव लड़ी जाती है। बिल्कुल सही। इस विजिट के ताल्लुक से देखिए, 2019 के बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहला विज़िट था जम्मू कश्मीर में। उसमें वो इलेक्शन के हवाले से ही आए थे लोग। जो है उसमें असेंबली इलेक्शन थे। अगर सितंबर की बात करें, उससे पहले वो इंटरनेशनल योगा डे के लिए जो है SKICC में योगा डे हुआ था, उसके लिए आए थे। और 42 साल में चिनाब रीजन में कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं गया था। ख़ास तौर पे अगर डोडा की बात करें तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गया था। तो उनका ये विज़िट जो है ये चीज़ दर्शाता है, ये चीज़ दिखाता है, डिफ़ाइन करता है कि हम जी हर एक के साथ हैं। कहीं ना कहीं वो एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। तो 14 सितंबर को जो है वो यहाँ जम्मू आए थे। उसके बाद जो है वो उन्होंने डोडा का जो है ये किया, विज़िट किया, क्योंकि चिनाब रीजन में अगर देखें इस बार तो चले वहाँ से आम आदमी पार्टी जीत के आई, ख़ासतौर पे डोडा की बात करें, लेकिन चिनाब में पिछली बार जो है बीजेपी ने काफ़ी सीट्स ली थी। उन्होंने किश्तवाड़ की सीट जीती थी, उन्होंने जो है डोडा की सीट जीती थी। लेकिन इस बार वो डोडा की सीट तो सिक्योर नहीं कर पाए, लेकिन किश्तवाड़ की सीट उन्होंने फिर से सिक्योर की। उन्होंने पाडर नाग सैनी की सीट जो है वो सिक्योर की। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बनता है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर भी हैं, बड़े लीडर भी हैं। एक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है कहीं ना कहीं, लोगों के जहन पे वो असर करती है वो चीज़। वो स्टार कैंपेनर्स में से एक कैंपेनर हैं, जैसे अमित शाह है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है। इन तमाम लोगों ने इधर का दौरा किया और वो स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त में भी शामिल है प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ। अब मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स से हम बाहर आते हैं, पढ़ाई लिखाई पर भी बात हो, एजुकेशन के ताल्लुक से बात करते हैं। हमने देखा कि एकेडमिक सेशन जिसको चेंज किया गया, और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। ऐसे में जब बच्चे सारे तैयारी कर रहे थे और उन्हें ये मालूम था कि गालिबन अब हमें विंटर्स के बाद इम्तिहान देना है, तो वो लोग सोए हुए थे, लेकिन उनको जगाया इस नए एकेडमिक सेशन कैलेंडर ने। बताइएगा इसके बारे में, ये जो नई तब्दीली आई। देखिए, 2022 से पहले तक हमारा यहाँ एग्ज़ाम जो सब लोगों को मालूम होगा कि नवंबर में होता था। हमने भी नवंबर में ही अपने इम्तिहानात जो हैं वो दिए हैं। लेकिन 2022 में LG एडमिनिस्ट्रेशन ने सेशन को चेंज कर दिया और कहा कि मुल्क के साथ साथ
इसका जम्मू कश्मीर में भी एग्ज़ाम जो है, ख़ासतौर पे कश्मीर में वो विंटर जोन जो जम्मू का है, उसके एग्ज़ाम भी मार्च में लिए जाएंगे। लेकिन कई सारे लोगों ने इसे अपोज़ किया, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्कूल की एसोसिएशन है, उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हम विंटर ब्रेक जो है वो रिलैक्सिंग पीरियड रहता है और उसके बाद लेकिन जो ये सेशन चेंज हो जाएगा, इसमें भी क्या रहेगा कि हम विंटर के बाद भी हमें कहीं ना कहीं जहन में रहेगा कि हमें इम्तिहान देने हैं, तो वो स्ट्रेस जो है बरकरार रहेगा। तो वो काफ़ी वक्त से डिमांड कर रहे थे इस चीज़ की और सरकार का ये एक बड़ा फ़ैसला जो है नई सरकार बनने के बाद उन्होंने लिया, जिसमें जो है चीफ़ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है सकीना इतू, उन्होंने ये कहा कि हम जो है एकेडमिक सेशन को रिवर्स करते हैं और फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक जो है इस बार इम्तहान नवंबर में होंगे। जो 10th 11th 12th के इम्तहान हैं वो फरवरी मार्च में लिए जाएंगे और अगले साल से उनके इम्तहानात भी जो हैं वो नवंबर में लिए जाएंगे। और इससे एप्रिसिएशन भी मिली, खास तौर पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से, क्योंकि वो बड़े वक्त से जो है इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और उसकी डिमांड कर रहे और थे। मेरे ख्याल से अब 10वीं और 12वीं जमात के ताल्लुक से भी ये इंतजार है, लेकिन कहा गया है कि नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा। जी, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में 3 Fs बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, फ्लड, फमाइन और फायर। बिल्कुल। फायर के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं, आग की वारदात वो दिन ब दिन उसमें इजाफा ही हो रहा है, जिसमें हमने देखा कि कई इलाकों में इस तरह के इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए, रिपोर्ट किए गए। मगर इसके साथ साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट जो रिपोर्ट किया गया वो गोलवन इलाके का था, जहाँ आप खुद गए, इसके बारे में बताएं। देखिए, कश्मीर और आग का ताल्लुक तो बहुत पुराना है और अक्सर हम कहते हैं कि सर्दियों में आग की वारदातें ज़्यादा होती है, लेकिन आज ही हमने सुबह रिपोर्ट किया कि गर्मियों में भी आग की वारदातें ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा फायर एंड इमरजेंसी को जो कॉल्स हैं वो जून के महीने में आई है। तो ये एक हैरान कुन बात मेरे लिए भी थी, क्योंकि हम सर्दियों के साथ अक्सर फायर इंसिडेंट्स को जोड़ते हैं। लेकिन कुछ महीने पहले जो है वर्डवन इलाके में जो आग की वारदात पेश आई वो नॉर्मल वारदात नहीं थी, उसमें 1 या 2 मकान खाकस्तर नहीं हुए, बल्कि कि पूरे का इलाका, पूरा जो गांव है वो खाकस्तर हो गया। और वर्डवन इलाका ऐसा इलाका है जहां तकरीबन 5 से 10 फीट बर्फ़ होती है, जो आपके कश्मीर और किश्तवाड़ से पूरे 4 से 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाता है। वहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं आता है, वहाँ उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी 4 से 6 महीने के लिए बंद हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलात उनके पास ऑलरेडी है और उस मुश्किलात में इजाफा हो गया इस फायर इंसिडेंट की वजह से, जहाँ पूरे का पूरा गांव जो है खाकस्तर हो गया। वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, लेकिन अनंतनाग से उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा बेहतर है और वहाँ से ज़्यादा जल्दी जो है आप पहुँच सकते हैं। काफ़ी पुराना इलाका है, उसकी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है। जब हम उसको देखते हैं, एक वक्त ऐसा भी था कि सबसे बड़ा कंसर्न जो है सरकार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये रहता था कि किस तरीके से उनके पास हम खाने का सामान पहुंचाएं। अच्छा। तब वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं थी। देखा था कि जब उमर अब्दुल्ला वहाँ जी चॉपर से वहाँ गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वक्त लगता है। श्रीनगर से तकरीबन अगर हम अंदाज़न बोलें तो 4 से 6 घंटे तो मिनिमम वहाँ लगते हैं अगर हम इस अनंतनाग वाले रूट से जाते हैं। अगर आप किश्तवाड़ से जाते हैं तो और ज़्यादा वक्त लगता है। कई जगहें ऐसी भी है कि आपको पैदल चलना पड़ता है। लेकिन वो इंसिडेंट जो था काफ़ी मुश्किलात उनको का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो विंटर काफ़ी नज़दीक था और वहाँ अर्ली विंटर्स होता है, बालाई इलाका है वो, शहर श्रीनगर की तरह वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आज के वक्त में भी 21वीं सदी में भी वहाँ जो है बुनियादी फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन काफ़ी सारी, हमें ये बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि कई सारी NGOज़ ने, वहाँ के जो MLA हैं और जो फॉर्मर MLAs हैं, बाकी सारे लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी काम किया। अब किस हद तक काम किया है, लेकिन NGOज़ का सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। वो ऑन ग्राउंड गए, काफ़ी सारी NGOज़ थी जिन्होंने असेसमेंट की, उसके बाद जो है वो वहाँ काम करते रहे। और शायद हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सेशन में, जो आने वाला सीज़न है, उसमें होपफुली उनका जो गर है उन कहीं ना कहीं वो मुकम्मल हो जाएगी। हमने ये देखा हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो खबर बड़ी ही आम रही, साल के आखिर पर ही कहेंगे, वो ये थी कि हम लोग ट्रैफिक कवानीन के ताल्लुक से ज़्यादा सुनते तो है, मगर उस पर अमल बहुत कम देखने को मिलता है कि उस पर अमल नहीं होता उस तरह से। बच्चे निकलते हैं, उनके पास अच्छी खासी गाड़ी होती है, स्कूल से कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेंड करके, गालिबन टीचर्स डे की, चिल्ड्रंस डे आई गेस, तो वो मना के वो बाहर जाते हैं और उसके बाद अचानक एक एक्सीडेंट पेश आता है। उस एक्सीडेंट में उनकी मौत होती है, जो कि माइनर्स थे। और तब हमने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस महकमा है वो हरकत में आ गई। बिल्कुल, इसके बारे में बताएं, क्या क्या चेंज लाई गई, किस तरह से उनको हरकत में देखा गया? कई सारी चेंज आई और एक एक्सीडेंट ने जो है इस पूरे सिनेरियो को ट्रिगर किया। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि इससे पहले जो है ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस का लेवल बढ़ गया। एक एक्सीडेंट हुआ,
जो कि काफ़ी दिलदोज़ वाक़या था। 3 उसमें कई सारे उसमें बच्चे थे जो एक बड़ी सी एसयूवी चला रहे थे और उनका एक्सीडेंट होता है। काफ़ी बुरा एक्सीडेंट था, काफ़ी ख़राब एक्सीडेंट था और उसमें उनकी मौत जो है वो वाक़ा होती है। उसके बाद जो है ट्रैफ़िक का निज़ाम बदला। ट्रैफ़िक का निज़ाम इस तरीके से बदला कि जैसे आपने भी कहा कि वो माइनर्स थे, यानी वो लाइसेंस होल्डर्स नहीं थे, अंडर 18 उनकी एज थी। उसके बाद ख़ास तौर पे जो माइनर्स है उन पे नज़र, हाँ, उन पे नज़र बनाए रखा ट्रैफिक पुलिस ने। काफ़ी वक्त तक जो है माइनर्स को देखते थे कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो हैं वो चला तो नहीं रहे। ख़ास तौर पे 2 व्हीलर्स पे ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ क्योंकि 2 व्हीलर्स अक्सर लोग जो हैं 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हाई एंड फैमिली से तो हैं तब जाके आपके पास गाड़ी होगी, लेकिन 2 व्हीलर जो है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो है वो अफोर्ड कर लेती है और वो अपने बच्चों को 2 व्हीलर्स देती है। तो वो अवेयरनेस वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद कई सारे सिस्टम्स जो है ट्रैफिक में चेंज हुए। आप देखेंगे कि इससे पहले भी कश्मीर में भी ये चीज़ थी कि पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना है, लेकिन पहनते नहीं थे। लेकिन अब उस पर भी चालान होता है। अगर आप 2 व्हीलर पे 2 लोग बैठे हैं तो दूसरे ने भी हेलमेट नहीं पहना तो आपका 1000 रुपये जुर्माना उस पर भी होगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपकी स्कूटी जो है सीज़ हो जाती है, फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। और अगर आज के वक्त में आप कोर्ट जाएंगे तो लंबी फाइल्स आप देखेंगे पड़ी हुई है। इतने सारे लोग आजकल कोर्ट के चक्कर काटते हैं। और उसके बाद हाल ही में एक नया सिस्टम जो है ट्रैफिक पुलिस ने किया, जिसे ITMS कहते हैं। वो कैमरास लगे हुए हैं मेजर जंक्शंस पे। अब ट्रैफिक पुलिस के लोगों को भी वहाँ खड़ा नहीं रहना है। वो कैमरा जो है डिटेक्ट करता है आपने सीट बेल्ट पहनी है, आप गलत लेन में तो नहीं चल रहे, आप ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहे, आपने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, वो सारी चीज़ें वो डिटेक्ट करते हैं। आपका बाज़ाब्ता तौर पे वीडियो बनता है। फ़ोटो खींचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के किसी शख्स को वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रैक करता है आपकी नंबर प्लेट और आपको, उसके बाद आपके फ़ोन पर जो है शाम को मैसेज आ जाती है, आपका चालान आ जाता है। तो सिस्टम जो है काफ़ी अपग्रेड हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ आपने भी ये चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बल्कि और भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, फिर चाहे वो स्कूल एसोसिएशन हो, ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, पेरेंट्स हो, RTO हो, वो तमाम लोग एक्टिव हो गए। तमाम लोगों ने इक्वल पार्टिसिपेशन की और ट्रैफिक पुलिस को सराहने लगे, क्योंकि ये एक अच्छा स्टेप था। और आप देखेंगे कि करोड़ों रुपयों में चालान जो है पिछले कुछ वक्त से जमा हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखने को मिलती है। और ओवरऑल ट्रैफिक का निज़ाम जो बेहतर हो गया। इसी बीच ऑटो रिक्शा जो है उनको भी मीटरिंग करने को कहा कि आप अपने मीटर के हिसाब से फेयर लें। तो वो भी जो लॉन्ग ड्यू था, वो पेंडिंग ड्यू था, वो भी इसी की वजह से जो है इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरह से रिजर्वेशन के ताल्लुक से हमने देखा अपनी ही पार्टी का बंदा जो कि लोकसभा का मेंबर था, बिल्कुल, उन्होंने अपनी ही पार्टी के CM के खिलाफ इस बार बाहर प्रोटेस्ट किया रिजर्वेशन के ताल्लुक बिल्कुल से। बताइएगा इस हवाले से। देखिए, रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा डिबेट है, बहुत बड़ा इशू है। इसे अगर हम गौर से देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जो ओपन मेरिट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है, या एस्पिरेंट्स हैं उनका ये कहना है कि हमारे साथ जुल्म होता है। वो कहते हैं कि 70% लोगों को 30% रिजर्वेशन मिलती है और 30% रिजर्व कैटेगरीज़ के जो लोग हैं उन्हें 70% अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जो कि होना नहीं चाहिए। इसमें रैशनैलिटी होनी चाहिए। एक लंबे वक्त से ट्विटर पे डिबेट चलता था, लोगों की तकरीरों में ये देखने को मिलता था। लेकिन जो है आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, जिनका आपने जिक्र किया, वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। उन्होंने स्टूडेंट से कहा था कि 1 महीने का आप मुझे वक्त दीजिए जब तक असेंबली जो पार्लियामेंट सेशन है वो मुकम्मल हो जाए। और उस बीच जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ सरकार है, तो उन्होंने एक सब कमेटी भी बनाई रिजर्वेशन प्रोसेस को देखने के लिए, उसे समझने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली बोलने लगे कि कुछ हुआ नहीं, इस हवाले से क्या कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा जो वक्त है 1 महीने का वो मुकम्मल हो गया, आप चलिए हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं। वो उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर इस 1 महीने में कुछ नहीं हुआ तो हम जो है रिजर्वेशन के हवाले से प्रोटेस्ट करेंगे। तो वही प्रोटेस्ट आपने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर देखा। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात पे कहा कि जो है ये जमहूरियत का हिस्सा है, मैं किसी को भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने से रोकूंगा नहीं। और वही हुआ, किसी ने रोका नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। और आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो कि मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये बस हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं यहाँ। मैं स्टूडेंट्स के साथ आया हूँ, इसे पॉलिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो है
इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पीएजीडी इस बार सड़क पे बनी। इससे पहले पीएजीडी 2019 में बनी थी, जब पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तारिगामी एक ही टेबल पे आए थे। सारे जो बिल्कुल पार्टीज के मेंबरान थे वो अलग यहाँ सड़कों पर बिल्कुल आए सही। और आप देख सकते हैं एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी या सीनियर लीडर रूहुल्लाह मेहदी थे, दूसरी तरफ पीडीपी के एमएलए जो हैं वहीदुर रहमान पर्रा या उनकी जो इल्तिजा मुफ्ती सीनियर लीडर हैं वो वहाँ मौजूद थी, फॉर्मर मेयर जो हैं जुनैद मट्टू वो वहाँ मौजूद थे। तो कई सारे लोग हमने देखे कि एक कॉज के लिए जो है वो जुड़ गए हैं। तो पीएजीडी जो है सड़क पे बनी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। तो रिजर्वेशन का डिबेट जो है लेकिन अभी भी चलता आ रहा है। अब कोर्ट में भी मसला है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है ये भी कहा है कि मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए, मैं देखता हूँ कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। तो आने वाले 6 महीने में देखते हैं रिजर्वेशन के हवाले से क्या कुछ नई बात होती है। और जो शायद आपके हाथ देख रहे हैं आप किस तरह से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। हम इस वक्त शहर श्रीनगर में है, शहर श्रीनगर के लाल चौक में हार्ट ऑफ द सिटी में है और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस हो माइंस में टेम्परेचर अगर देखा जाए तो इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। और मेरे ख्याल से जो साल का आगाज़ है वो बर्फ़ से होगा, क्योंकि आप मौसमियात के जो मेट के डायरेक्टर हैं वहाँ गए थे और आपने उनसे बात की, उनका क्या कहना था? सेकंड कुछ हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं 2 आने वाली है और जो है फर्स्ट आफ्टरनून या इवनिंग से लाइट स्नोफॉल होगी, उसके बाद मेजर स्पेल एक और देखने को मिलेगा 3 से 6 तारीख के बीच में। तो जो लोग ख़ासतौर पे यहाँ नए साल में आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी बात है और हमारे लिए भी अच्छी बात है कि चिले कलान की बर्फ़ लंबे वक्त तक टिकती है और हमारे ग्लेशियर्स जो पिछले कुछ वक्त से पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं एक अच्छी स्पीड से, फास्ट स्पीड से, जो कि नहीं होने चाहिए, वो भी शायद इस बर्फ़ की वजह से कुछ और वक्त तक बच जाएं और ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमारी सारी वाटर बॉडीज़ जो हैं उन्हीं ग्लेशियर्स पे डिपेंडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ख्याल से तफसीलात देने के लिए। और ये ऐसी कुछ हैपनिंग्स थी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो हमने 2024 के आगाज़ से देखा। अब तक अब कुछ लम्हात ही बचे हैं, 2025 में हम लोग दाखिल हो रहे हैं। यूँ ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वक्त इसी तरह से तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और हमें भी इस कारवान में आगे बढ़ना है। साल की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं दे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।